नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स सेविंग से लेकर टैक्स प्लानिंग करिए हमारे साथ, क्योंकि टैक्स तभी बचेगा जब आप करेंगे सही प्लानिंग। और आपकी परफेक्ट टैक्स प्लानिंग में आज मेरी मदद करने वाले हैं taxplanner.com के सुधीर कौशिक। तो हम पूछेंगे वो तमाम सवाल जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज शो का फोकस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं आपके टीडीएस को बचाने के लिए। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट लेकर आए कुछ खास गुरु मंत्र जिससे बचेगा आपका ज्यादा से ज्यादा टीडीएस। साथ ही नौकरी बदल रहा है आप, तो टैक्स के लिहाज से किन बातों का रखे ख्याल। और बीमा पॉलिसी की है सरेंडर, तो कितना देना होता है टैक्स। लेकिन सबसे पहले बचाते हैं आपका टैक्स जो डिडक्ट होता है सोर्स पर, यानी आपका एम्प्लॉयर जो आपका टैक्स काटता है, टीडीएस। सुधीर जी, लगता है जो टीडीएस एम्प्लॉयर काटता है उसके आगे एम्प्लॉय की कुछ नहीं चलती है। मतलब अगर वो काट रहा है तो हम सरेंडर कर देते हैं जो टीडीएस कट रहा है। क्या यही सही रहता है? जी नहीं, ये एक जनरली मिसकंसेप्शन है एम्प्लॉय को कि मेरे एम्प्लॉयर ने जो सीटीसी स्ट्रक्चर दिया है वो फाइनल है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो सही है, और उसके साथ वो लाचारी से दिखाते हैं कि हर महीना इतना तो जाना है। कई बार आदत सी हो जाती है, जबकि बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जहां पर एग्जेम्पशंस अलाउड होती हैं हमारे को। जैसे एचआरए की एग्जेम्पशन है, जैसे एलटीए की एग्जेम्पशन है, जैसे कि एक तीसरी एग्जेम्पशन होती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो सभी लोगों को मिल सकती है, मिलनी चाहिए, और लेते भी हैं लोग कुछ जो जानकार हैं। इसी यानी अगर टैक्स आपका एम्प्लॉय काटता है, बतौर एम्प्लॉय आपके पास कई रास्ते हैं, बस प्लानिंग की जरूरत है। सुधीर जी, आप ही समझाइए किस तरह से प्लान किया जाए। जी, जैसे अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी पे जो टैक्स कट रहा है उसमें तीन मेन हमारे पास जो तरीके हैं जहां पर हम टैक्स बचा सकते हैं। पहले तो ज्यादा से ज्यादा एग्जेम्पशन क्लेम करें। एचआरए है तो रेंट पे करेंगे तो ही आप क्लेम कर सकते हैं। एलटीए है तो आप ट्रैवल करें और टिकट दे दें अपनी। तीसरी चीज है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसके लिए कोई एक्सपेंस बिल नहीं देना होता है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। 1600 रुपए महीना है, तो वो तीनों चीजें आप क्लेम कर सकते हैं। अपनी सैलरी का हिस्सा बनाएं जब भी आपकी सैलरी स्ट्रक्चरिंग की आपके पास ऑप्शन आती है। दूसरा होता है परक्विजिट। जब आप परक्विजिट की बात करते हैं तो जैसे कार लीज एक उसमें एक मेजर होता है, क्योंकि हमारा जैसे 10 लाख के आसपास एक आदमी की सैलरी पहुंचती है तो वो कहीं ना कहीं कार की एस्पायरेशन आती है। तो खुद से कार खरीदने की बजाय अगर वो कंपनी कार लीज लेता है तो उसको ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो उसके पास जो टैक्स लगना है उस पर बहुत कम हिस्से पे लगता है, 1600 रुपए जिसे हम कहते हैं महीने के ऊपर। और अगर ड्राइवर भी रख लेता है, अगर उसकी अलाउ करती है फाइनेंशियल पोजीशन, तो 10,000 रुपए अगर वो सैलरी दे रहा है तो सिर्फ 900 रुपए महीना टैक्सेबल इनकम में आता है। लेकिन कार जो है कंपनी ओन करती हो, ना कि आप करें। इसी तरह फूड कूपन होता है जो परक्विजिट में एक है, जिसमें कि हम कहीं अपनी ग्रोसरी के लिए यूज कर सकते हैं और उससे भी हमारा टैक्स बचता है। मोबाइल फोन का बिल अगर आप दे दें कंपनी को, वो भी आपके टैक्स सेविंग में काम आता है। ये परक्विजिट है। तीसरा हिस्सा है हमारा डिडक्शन। जैसे एटीसी हम पूरा क्लेम करें, जिसमें कि सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को मालूम है कि एटीसी में क्या क्या करना है। एलआईसी, एनएससी वगैरह जब हम करते हैं, प्रोविडेंट फंड है। जो इसके बाद जो बच जाती है डिडक्शन एटीसीसी डी, जिसे हम एनपीएस कहते हैं, जो आज की डेट में काफी लोग, अब तो कहीं अवेयरनेस बढ़ गई है, पर फिर भी लोग अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर नहीं आ पा रहे हैं। या तो कंपनी में नहीं है, या अभी लोग कन्विंस नहीं है कि मेरा पैसा फंस जाएगा 60 साल तक के लिए, जबकि ये सही नहीं है। इस ऑप्शन को जरूर अवेल करें अपने कंपनी की तरफ से भी, और जो दूसरी डिडक्शन एनपीएस की आपको 50,000 रुपए की करनी है वो भी खुद भी करें। इसके अलावा मेडिकल की डिडक्शन होती है जो 80D की है। आप 50,000 55,000 तक अपना कुल मिला के परिवार का एक प्रीमियम दें जितना जरूरी है, क्योंकि अगर कल को मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ जाएगी। तो ये आपकी लाइफ को ओवरऑल बेटर करती है। एक एटीई की डिडक्शन होती है एजुकेशन लोन की, जो बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप लोन लें ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली 3 चीजों का ख्याल रखें, एग्जेम्पशन का ख्याल रखें, जो परक्विजिट्स आपको मिल सकते हैं उसका पूरा फायदा उठाना है, और जो भी डिडक्शन है उसे भी ध्यान से पूरा फायदा उठाइए। तो कितना टैक्स बचेगा सुधीर जी अगर ये सब कुछ फॉलो किया जाए? देखिए, हमारे जो एक्सपर्ट्स, जब हम करते हैं अपनी नॉलेज पूरी और पूरा इनकम टैक्स एक्ट को जब हम यूज कर सकते हैं सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन को, तो हमने देखा है लगभग 20 लाख तक की सैलरी वाले जो व्यक्ति है वो जीरो टैक्स तक जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति 100 साल तक जी सकता है अगर वो अपनी हेल्थ को ठीक से रखे। लेकिन सब कुछ संभव नहीं है। अगर आप 20 लाख पर कहीं ना कहीं 4 या 5 लाख के बीच में टैक्स दे रहे हैं, तो आप 1 लाख का अपना टारगेट रखें इस साल कि मैं कुछ चीजों को कर लेता हूं। टैक्स का बोझ थोड़ा सा कम कीजिए सही प्लानिंग के साथ, लेकिन टीडीएस केवल
सैलरी वालों को ही नहीं अदा करना पड़ता, और भी कई जगह पर टीडीएस अदा करते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? जैसे कि बैंक डिपॉजिट मुझे लगता है, फिक्स डिपॉजिट लगता है, वहां पर भी बचा सकते हैं या वहां पर नो वहां एंट्री है? पर अगर हमारी इनकम ओवरऑल ही अगर हम कहें कि टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप 15G या 15H का इस्तेमाल कर सकते हैं और टैक्स नहीं कटेगा, और अगर कट गया है गलती से तो रिफंड ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरह से अगर हम टैक्स प्लानिंग की बात करें तो अगर हमारे बच्चे मेजर चिल्ड्रन हैं तो हम उनके नाम अपना डिपॉजिट रख सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं होती है। जब वो 18 साल से 25 साल के बीच में होते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना जरूरी भी, आप 50 साल के आसपास की उम्र में होते हैं, तो वो उससे आपको बच्चे की इनकम हो गई, लेकिन क्योंकि वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, अगर आपने 25 से 50 लाख के बीच में रखा भी तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये इंटरेस्ट की प्लानिंग आप ऐसे कर सकते हैं। कई बार रेंटल इनकम भी होती है लोगों की, जैसे जो सैलरीड है उन्होंने एक और घर लिया है या एक और पुश्तैनी घर है जो उनको मिल गया, उस केस में आपको रेंट पर टैक्स देना, क्योंकि 30% की डिडक्शन मिल रही है, तो ज्यादा अच्छा है कि कुछ लोन वगैरह अगर आपने ले लिया है तो वो भी सैलरी से डिडक्शन मिल जाती है। वो मकान को भी आप लोन से ही लें, अपने पैसे से ना लें, इससे सैलरी में से आपका टैक्स और कम हो सकता है। तो प्लान कीजिए अपनी टैक्सेस को और बचाइए ढेर सारा टैक्स। और अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल दिल्ली के विकास गोयल का ही आया है। वैसे विकास जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका टैक्स बचे, क्योंकि इन्हें 2014 और 18 के ब्लॉक के लिए एलटीसी मिलना था। ये क्लेम इन्होंने 2016 में किया है, लेकिन इनकी डेट्स पर नजर डालिए। विकास ने फरवरी 2016 में ट्रैवल किया है और ये प्रूफ इन्होंने जून 2016 में सबमिट किया है। जून में ये छूट क्लेम करने के लिए पहुंचे हैं और इनके एम्प्लॉयर ने इन्हें मना कर दिया है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या किया जाए। इनका एम्प्लॉयर कह रहा है कि 31 मार्च 2016 तक ही ये क्लेम कर सकते थे। क्या इनका एम्प्लॉयर सही है और अब विकास जी को किस तरह से इस छूट का फायदा मिल सकता है या नहीं? देखिए प्रियंका, इसमें जो एम्प्लॉयर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इन्होंने फरवरी में ट्रैवल किया था, फरवरी 2016 में, तो इनको मार्च से पहले वो प्रूफ देना था। अगर इन्हें 15-16 जो फाइनेंशियल ईयर, जैसे वित्त वर्ष हम कहते हैं, उसमें अगर वो डिडक्शन लेनी थी, तो अगर एम्प्लॉयर को ये डिडक्शन नहीं ले पाए हैं, अब रिटर्न फाइल करते समय तो इनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आज ये कहें कि मैं अपनी रिटर्न फाइल करते हुए रिफंड क्लेम कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है कि 2016-17 जो फाइनेंशियल ईयर अब चल रहा है, अगर ये ट्रैवल टिकट्स इस साल में कंसीडर हो जाए उनके उसमें फॉर्म 16 में, जो अब एम्प्लॉयर डिडक्शन दे दे, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन अभी नहीं बची है। बढ़ते हैं। केएन राजू जी का है, रिटायर्ड है मिस्टर राजू। इनकी सालाना आमदनी 2 लाख रुपए है। राजू ने हाल ही में अपनी पत्नी के डीमैट अकाउंट से एफएनओ ट्रेडिंग करनी शुरू की है और इससे इनको करीब 80,000 का फायदा भी हुआ। इनकी पत्नी हाउसवाइफ है, उनकी कोई आमदनी नहीं है। राजू जी जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट से हुई आमदनी पर क्या क्लबिंग का प्रावधान लागू होगा और क्या इनकी पत्नी को अलग से रिटर्न भरने की जरूरत है? देखिए राजू जी, पहले तो बहुत ही हैरानी की बात है कि आप एफ&ओ में प्रॉफिट कमा रहे हैं एज एन इंडिविजुअल। जनरली हमने देखा है कि लोग लॉस करते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं होता, इसमें पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी बहुत अच्छी बात है। जो पैसा जिसका भी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपने पैसा अगर अपनी वाइफ को दिया है और उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका क्लबिंग में आ जाएगा, वो इनकम आपकी ही मानी जाएगी, आपकी रिटर्न में इंक्लूड हो जाएगी। अगर वो पैसा जो इन्वेस्ट किया डीमेट अकाउंट में वाइफ का अपने सोर्स से था या आपने नहीं दिया था, तो उनकी रिटर्न अलग से फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइल करना या ना करना वो इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो मुझे रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और 2.5 लाख एटीसी एटीडी डिडक्शन के पहले की बात करते हैं, डिडक्शन के बाद नहीं। तो यानी कि अगर आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, जिसमें कि ये 80,000 रुपए मिला लें, तो आपको रिटर्न फाइल करनी है खुद। और अगर वो पैसा आपने नहीं दिया है तो वाइफ की रिटर्न फाइल होगी, और ये रिटर्न ITR 4 फाइल होती है, क्योंकि ये बिजनेस इनकम में आती है। पुणे के अमित कोहिकर का है अगला सवाल। अमित के पिता म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इस निवेश के लिए वो अमित के डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अमित जानना चाहते हैं कि इस निवेश के लिए इनके अकाउंट में भेजी हुई रकम को क्या अमित को अपने टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा और क्या इस पर टैक्स लगेगा? जी नहीं, अमित ने, क्योंकि अगर उनके फादर से पैसा लिया है, तो अगर मैं मान लेता हूं ये मेजर सन है, क्योंकि डीमेट अकाउंट अगर इन्होंने अपना खोला है और ये खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फादर से लिए हुए पैसे पर अगर इनकी कोई आमदनी हो रही है तो वो क्लबिंग में नहीं आती है, क्योंकि ये मेजर चिल्ड्रन है। और इस पर जो भी इनकम है वो इनकी इनकम में क्लब होगी और इनकी रिटर्न में आएगा वो।
लेते एक ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर किराए के घर में आप रह रहे हैं तो एचआरए क्लेम करने का क्या है सही तरीका। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी टैक्स प्लानिंग को एक दिशा दे सके, क्योंकि जब आप टैक्स प्लान करेंगे तभी आपका टैक्स बचेगा भी। वैसे प्लानिंग की जरूरत तब भी बहुत जरूरी हो जाती है जब आप नौकरी बदलते हैं, खास तौर पे टैक्स के लिहाज से। सुधीर जी, अगर एक ही साल में नौकरी बदली जाए, आप अपने एम्प्लॉयर को जब बदलते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं, तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? देखिए प्रियंका, ज्यादातर ये होता है कि हम अपने फर्स्ट एम्प्लॉयर को मिड ऑफ द ईयर कभी ना कभी जब भी चेंज कर रहे हैं, तो हमें अपने पिछले जो एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 नहीं मिला होता है, लेकिन हमें अपना एक 12B फॉर्म होता है जो मिल सकता है या लेना चाहिए, और वो इनकम अपने सेकंड एम्प्लॉयर को जो भी ड्यूरिंग द ईयर हम चेंज कर रहे हैं उसको बता दें। ज्यादा अच्छा तो ये है, पर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो उनका सिचुएशन ये बनती है कि उनको फाइनल जब हम साल के बाद जब देखते हैं तो एक टैक्स ड्यू की डिमांड की एक सिचुएशन आ जाती है, जो उनके लिए सरप्राइज होता है, जो वो परेशानी का सबब होता है कि लास्ट डेट पर अचानक से टैक्स कहां से आ गया और क्यों आ गया। होता यह है कि दोनों एम्प्लॉयर आपको बेसिक एग्जेम्पशन होती है जो 2,50,000 की, वो दे देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आपने पिछले एम्प्लॉयर में कितना काम किया, कितनी डिडक्शन। इसी तरह एटीसी की डिडक्शन दे देते हैं। तो आपको अचानक से जब जुलाई में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो एक तो टैक्स देना पड़ता है जो आप तैयार नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, कई बार फाइनेंशियली भी लोगों के पास पैसा नहीं होता है। उसके अलावा ये होता है कि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका टैक्स डिले हो गया पे करने में। तो ऐसी पेनल्टी से बचने में ज्यादा अच्छा है कि आप अपने एम्प्लॉयर को पहले से बता दें। एक जो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस वक्त ये ध्यान रखें कि अगर आप एचआरए ले रहे थे पहले एम्प्लॉयर से, तो रेंट रिसीट कई बार आप उसको सबमिट नहीं कर पाते हैं। अगर 3-4 महीने में गए हैं तो वो एचआरए एग्जेम्पशन वो नहीं देते हैं, तो उसका फायदा उठा लें। तो जो टैक्स बना है वो तो ठीक है देना पड़ेगा, पर शायद कुछ बचा भी सकते हो, तो वो रेंट रिसीट के थ्रू बचा सकते हो वाइल फाइलिंग योर रिटर्न। यानी डबल टैक्सेशन, डबल बेनिफिट्स, ये सब आपकी टैक्स, हाँ, दोनों के लिए को लेकर ध्यान रखना जब आप नौकरी बदल रहे हैं। और अब सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगरा के दिनेश साहनी जी का सवाल है। दिनेश जी अपने बेटे के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। दिनेश जी का बेटा एक एमएनसी में काम कर रहा है। कंपनी ने सालाना करीब 27,000 रुपए बतौर पीएफ काटा है। इस रकम में से कंपनी ने करीब 15,000 इनके बेटे के पेंशन अकाउंट में जमा किया है, और बाकी की रकम यानी करीब 12,000 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। दिनेश जी जानना चाहते हैं कि क्या इनके बेटे को ATCCD 2 का फायदा मिल सकता है? जी हाँ, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपने पेंशन अकाउंट में किया है जो उनके एम्प्लॉयर ने, वो ATCCD 2 में मिलेगा, और वो सिर्फ 15,000 है, क्योंकि उसमें डिपॉजिट 15,000 हुआ है, तो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर उनका बाकी अमाउंट उसमें डिपॉजिट ही नहीं है तो उसकी डिडक्शन क्लेम ना करें, वो अलाउड नहीं होगी। तो 15,000 तक लिमिटेड है इनकी डिडक्शन। तो ATCCD 2 का फायदा मिलेगा 15,000 की रकम पर। जोधपुर से आरपी अरोड़ा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते अरोड़ा जी, अब बताइए क्या परेशानी आ रही है? मेरे साथ सुधीर कौशिक है आपकी मदद करने के लिए। हाँ सर, नमस्ते सुधीर जी। सर नमस्कार जी। सर, मेरा एक्चुअली लड़का आज चाइना गया है। हाँ, संगाई 15 सितंबर के पास। तो वो लास्ट ईयर की जो टैक्स रिटर्न भरेगा इंडिया में, जो पुराने उसकी एफडी पे इंटरेस्ट वगैरह अर्न हुए थे, हाँ जी, तो वो कौन से स्टेटस में भरेगा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? 182 दिन, जैसे हम जनरल एक जो रेजिडेंशियल स्टेटस जब देखते हैं तो 182 दिन से ज्यादा जब वो भारत से बाहर रहते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं। और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ इंडिया की जो इनकम है, जैसे यहाँ की जो इंटरेस्ट इनकम है, उस पर उनको टैक्स देना होता है, और अगर टैक्स जो लिमिट से कम है तो रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं वो। तो शायद एनआरआई ही बन रहा है उनका स्टेटस। बाकी पिछले सालों का भी कई बार देखना जरूरत होती है, पर अभी 182 दिन से ज्यादा तो है। अगर वो सितंबर में गए हैं, आप एनआरआई के जैसे फाइल करें, और ITR 1 बहुत है उनके लिए। नागपुर से रामकिशोर प्रजापति का सवाल आया है। रामकिशोर जी नागपुर में अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं, और ये घर उनके चाची के नाम पर है। लेकिन फिलहाल रामकिशोर जी चाचा को किराया देते हैं अपने, क्योंकि इनकी चाची नागपुर में रहती नहीं है, तो अंकल को किराया दे रहे हैं। रामकिशोर जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने चाचा जी को जो रेंट अग्रीमेंट दे सकते हैं, मतलब जो चाचा जी को रेंट दे रहे हैं उसका अग्रीमेंट ये टैक्स छूट क्लेम करने के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही इनका एक अपना घर है जो इनकी माता जी के नाम पर है, जिसका इन्होंने रिनोवेशन करवाया था, तो इस पर भी, इस खर्चे पर कुछ छूट मिल सकती है?
देखिए प्रियंका, जब हम HRA की बात कर रहे हैं तो हम रेंट रिसीट की बात कर रहे हैं। रेंट रिसीट के लिए जब रेंट एग्रीमेंट होगा, वो दोनों के बीच में है, एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है। लैंडलॉर्ड अगर चाची जी हैं जो ओनर हैं, तो एग्रीमेंट भी उन दोनों के बीच में होना जरूरी है, या फिर चाची जी हैं उनके चाचा जी के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी कर दें कि मैं वहां पर अवेलेबल नहीं हूं किसी भी वजह से, जैसे कई बार लोग विदेश में भी होते हैं, और तब वो ऐसा कर सकते हैं कि चाचा जी को एग्रीमेंट भी कर लें। और उस एग्रीमेंट में अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि रेंट भी रिसीव चाचा जी ही करेंगे चाची जी के बिहाफ पर, लेकिन वो पावर ऑफ अटॉर्नी जरूरी है। क्या वो जब बिना ओनर के एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर मैं एक्चुअली ओनर हूं, तभी वो फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ओनर इनके मामामले में चाची जी हैं, इसलिए चाचा जी को रेंट देना जो है वो सही नहीं माना जाएगा जब तक ऑथराइज ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इन्होंने अपनी माँ के घर का रेनोवेशन करवाया है, उस पर खर्चे किए हैं, उसकी टैक्स छूट मिलेगी? नहीं मिल सकती है, क्योंकि फिर से हम कहेंगे कि जो अगर हमें किस उसमें मिलेगी सेक्शन में, जब तक मैं घर का मालिक ही नहीं हूं तब तक मैं उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, उसकी डिडक्शन नहीं मिल रही है। माता जी के नाम से अगर हाउस है तो उसकी डिडक्शन उनको मिलेगी, अगर उन्होंने कोई रेंटल इनकम वगैरह दिखाई है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, वो भी नहीं होती है, तो वो नहीं मिल सकती है। ओनरशिप बहुत जरूरी है, किसकी ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी पर, उसे ही फायदा मिलेगा, उसे ही रेंट भी मिलना चाहिए कायदे से। राकेश वोरा का सवाल, राकेश जी NRI हैं, 2012 में राकेश ने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली थी। राकेश जी अब इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। इनका सवाल है कि क्या सरेंडर के बाद मिलने वाली रकम पर इंश्योरेंस कंपनी किसी तरह की टैक्स कटौती करेगी? हाँ जी, आज की डेट में एक सेक्शन 10D है, जिसमें अगर कोई पॉलिसी एग्जेम्पशन नहीं है, जिसमें हम कहते हैं 10 गुना आपका रिस्क कवर होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं मानी जाती है। और इन्होंने क्योंकि सरेंडर भी किया है और NRI भी हैं, तो इनका तो टैक्स 30% से भी ज्यादा कटेगा, 30.9। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेट है उस पर TDS कटना है इनका, और वो बचा नहीं सकते हैं ये, क्योंकि इनको ये टैक्स देना ही पड़ेगा। जब ये अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें बाकी इनकम देखना पड़ेगा। अगर इनकम ज्यादा नहीं है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज ये इनकम पूरी तरह टैक्सेबल है। और यहीं पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद बहुत ही काम की बात आपके लिए, क्या होता है इनकम टैक्स फाइल रिकॉर्ड ट्रांसफर करने का सही तरीका। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश रहती है कि टैक्स से जुड़े आपके तमाम सवालों का हम समाधान लेकर आए। भुवनेश्वर के मृणाल पात्रा के सवाल को शामिल करते हैं। मृणाल अपना इनकम टैक्स रिकॉर्ड भुवनेश्वर से बंगलुरु शिफ्ट करना चाहते हैं, और इसकी अर्जी मृणाल ने बंगलुरु के इनकम टैक्स ऑफिस में एक पत्र लिखकर दे दिया है, लेकिन अब तक इनकी फाइल ट्रांसफर नहीं हुई है। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, इस पर सलाह चाहते हैं और समझना चाहते हैं सुधीर जी कि क्या जो कदम उठाया इन्होंने, बंगलुरु में लेटर दिया, सही है? जब हम अपना कोई इनकम टैक्स फाइल एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर करते हैं तो हमें जरूरी ये होता है कि पहले हम अपना पैन रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि पैन में जो डेटाबेस में जो हमारा एड्रेस है वो ही माना जाता है कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। अगर आप आज की डेट में बेंगलुरु में रजिस्टर्ड हैं, आपका पैन में जो एड्रेस है, तो आपका वो एड्रेस जब तक दूसरा पैन में चेंज नहीं होगा तब तक आपका रिक्वेस्ट वहां पर पेंडिंग रहेगा। उसमें जितना मर्जी समय आप वेट करते रहिए, वो फाइल आपकी दूसरी सिटी में ट्रांसफर नहीं होगी। तो पहला स्टेप इसको ये करना चाहिए कि अपना एड्रेस पैन में ठीक कराएं। जब वहां से ठीक हो जाएगा, उस लेटर को लेकर के अपने बेंगलोर वार्ड में रिक्वेस्ट करें कि मेरा ये एड्रेस चेंज हो गया है, अब मुझे दिल्ली में या दूसरे सिटी में जहां भी जाना चाहते हैं वहां पर एड्रेस और मेरी फाइल भेज दी जाए। उस लेटर की कॉपी जो आपने बेंगलुरु में दी है वो दिल्ली के जिस वार्ड में है वहां पर जाएगी, उसके साथ पैन एड्रेस की चेंज की कॉपी, और फिर लगातार 2-3 महीने तक फॉलोअप करें तो हो जाएगा। इसमें समय लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, लेकिन सबसे पहले पैन में आप अपना एड्रेस जरूर बदलवाएं। अब TS मोहपात्रा का सवाल लेते हैं। मिस्टर मोहपात्रा एक PSU में काम करते हैं, हर महीने इन्हें करीब 25 लीटर पेट्रोल बतौर फ्यूल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 10 के तहत ये ट्रैवल अलाउंस ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि पेट्रोल अलाउंस इन्हें मिल रहा है, और अगर ले सकते हैं तो क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जो कन्वेंस अलाउंस है या जिसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, वो
वर्क टू ऑफिस होता है, घर से और ऑफिस आने के लिए है। अगर वो अलाउंस के लिए कोई एक्सपेंस की कोई जरूरत नहीं होती है, रिम्बर्समेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर इन्हें रिम्बर्समेंट किसी और बाहर जाने के काम की, जैसे ऑफिस से किसी काम के लिए गए हैं, वो रिम्बर्समेंट मिल रहा है जो भी 25 लीटर का एक लिमिट है, तो वो दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस से किसी काम के लिए गया हूं। लेकिन अगर वो घर से और यहां आने की है, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि जो 25 लीटर है ये भी 1600 रुपए के करीब ही आता है, तो कहीं सवाल में उतनी क्लैरिटी नहीं है, तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तरीके से ही मिल रहा हो उनको, तो डबल ना क्लेम करें। पर अगर वो ऑफिस से काम के लिए कहीं जा रहे हैं और वो रिम्बर्समेंट कर रहे हैं तो दोनों ले सकते हैं। तो एक क्लैरिटी लेनी होगी कि किस हेड के अंतर्गत इन्हें ये पेट्रोल का अलाउंस मिल रहा है और फिर आप फैसला लीजिए। सुधीर जी धन्यवाद, आप आए, हमारे दर्शकों की मदद की। और टैक्स गुरु में आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन टैक्स से जुड़ा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा हो तो भेजिए हमारे पास। आप हमें टीची लिखकर स्पेस देकर SMS के जरिए भेज सकते हैं सवाल, और साथ ही में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। हमारा पता भी आपकी स्क्रीन पर है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। तो टैक्स गुरु में आज हमें इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।